नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस वाव पर। आई होप आप लोगों को ये सीरीज जो है वो पसंद आ रही होगी, जिसमें आप लोगों का क्विक रिवीजन जो है वो हो रहा है। तो चलिए, मौलिक अधिकार में, मूल अधिकार में आगे हम लोग देखते हैं। कई बार आप लोग देखते हैं कि मूल अधिकार शब्द को प्रयोग करते हैं, कई बार आप लोग देखते हैं मौलिक अधिकार शब्द का प्रयोग करते हैं। कौन सा ठीक है ना? चलिए, एक ये अलग विषय है। मौलिक अधिकार जो है, इसका वर्गीकरण किस प्रकार से है? समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है, स्वतंत्रता के अधिकार 19 से 22 तक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार 29 व 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है। हम लोग देखने वाले हैं यहां पर आज समानता के अधिकार को, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। अनुच्छेद 14 जो है वो विधि के शासन के बारे में उल्लेख करता है। एवी डाइसी के द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। बेसिकली एवी डाइसी जो है वो 3 प्रकार के एलिमेंट्स को कवर करते हैं, लेकिन भारतीय संविधान ने 2 ही जो है वो एलिमेंट कवर किए हैं। पहला है कि विधि के समक्ष समता, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं विधि के समक्ष समानता, एक ही बात है, इंग्लैंड से हम लोगों ने लिया है। दूसरा है विधियों का समान संरक्षण, जो कि अमेरिका से हम लोगों ने लिया है। विधि के समक्ष समता जो है वो एक नेगेटिव अप्रोच है, जिसको हम लोग नकारात्मक अवधारणा कहते हैं, और यह है पॉजिटिव अवधारणा है। ये नकारात्मक क्यों है? क्योंकि ये कहता है कि कानून के समक्ष सभी समान है, चाहे बच्चा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो सभी जो है वो कानून के समक्ष समान है। इसीलिए ये एक नकारात्मक अवधारणा है। जबकि हम लोग कहते हैं विधियों का समान संरक्षण। यहां पर क्या होता है कि अलग परिस्थिति के अनुसार जो है उस कानून को बदला जाता है, उसके हिसाब से देखा जाता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि जीएसटी जो है वो सभी लोगों पर समान रूप से लगता है ना, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो। जैसे एक बिस्किट का पैकेट है, अगर वो 5 रुपए कीमत का है तो आप ले लीजिए, या फिर मुकेश अंबानी लेने के लिए आएगा तो भी 5 रुपए का मिलेगा। वो है विधि के समक्ष समानता। लेकिन जो गरीब है उसको छूट देनी चाहिए ना, इसलिए ये सोचकर जो है नेगेटिव अप्रोच के बारे में सोचा जाता है। विधियों का समान संरक्षण, जैसे मान लीजिए कि आप एक रेस के अंदर दौड़ रहे हैं ट्रैक पर, तो एक सामान्य व्यक्ति है जो कि रेस को दौड़ रहा है, और दूसरा है विकलांग व्यक्ति। दोनों के अंदर जो है वो आप लोग अगर रेस लगाएंगे तो ये स्वस्थ व्यक्ति जो है वो रेस जीत जाएगा, क्योंकि दिव्यांग व्यक्ति जो है वो इसकी इतनी जो है चाल नहीं हो पाएगी। इसलिए इसको जो है थोड़ा सा, इसको हम लोग क्या देंगे, संरक्षण देंगे, थोड़ा सा रेस ट्रैक में इसको आगे खड़ा करेंगे, है ना, ताकि ये भी जो है इसके बराबर ये आ सके। तो ये क्या कर दिया हमने, संरक्षण दे दिया। ठीक है, अच्छा। अब इसके कुछ अपवाद भी हैं। जैसे आर्टिकल नंबर 361 ये कहता है, 361A ये कहता है कि मीडिया रिपोर्ट प्रसारित करने का अधिकार जो है वो बेसिकली मीडिया के पास में होता है। जो भी संसद के अंदर कार्रवाई होती है उसकी उचित जो रिपोर्ट है, सही रिपोर्ट जो है वो मीडिया प्रकाशित कर सकती है। आर्टिकल नंबर 194 कहता है कि सदन में कही गई किसी भी बात के लिए किसी भी सांसद या फिर जो विधायक होते हैं उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई जो है वो नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, अपवाद है। अनुच्छेद 31C ये कहता है कि आर्टिकल नंबर 39B और 39C के क्रियान्वयन के लिए अनुच्छेद 14 का उल्लंघन जो है वो किया जा सकता है। अनुच्छेद 14 समानता के बारे में बात करता है, लेकिन जब भी संपत्ति के वितरण के बारे में बात आती है या आर्थिक संसाधनों के विकेंद्रीकरण की बात आती है तो फिर हम लोग अनुच्छेद 14 का उल्लंघन कर सकते हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल को आप लोगों को पता है कि विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। पद पर रहते हुए उनको अरेस्ट नहीं कर सकते, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है। विदेशी जो राजनयिक होते हैं, राजदूत होते हैं, उनकी संप्रभुता और उनको विशेष संरक्षण जो है वो प्राप्त होता है। यह है आर्टिकल नंबर 14। आर्टिकल नंबर 15 ये कहता है कि जाति, मूल वंश, धर्म, ये धर्म है, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव जो है वो नहीं हो सकता है। तो ये 5 शब्द आप लोग याद रखना। अनुच्छेद 15(3) ये कहता है कि महिलाओं व बच्चों के लिए विशेष प्रावधान जो है वो किए गए हैं। इस पर ये शब्द आप लोग गौर फरमाइएगा, केवल लिखा हुआ है, एग्जाम में केवल मिलेगा आप लोगों को, है ना। ये शब्द जो है वो इसमें जिक्र होना चाहिए, क्योंकि केवल जाति, मूल वंश, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता है, बाकी अन्यथा भेदभाव हो सकता है। जैसे आर्मी के अंदर आप लोग देखते हैं कि महिला और पुरुष को लेकर भेदभाव होता है, तो वो कहीं पर भी लैंगिक भेदभाव नहीं है, वो शारीरिक क्षमता के आधार पर भेदभाव किया जाता है और वो जायज भी है। ठीक है। अनुच्छेद 15(3) कहता है कि महिलाओं व बच्चों के लिए विशेष प्रावधान है। अनुच्छेद 15(4) कहता है कि SC, ST व सामाजिक पिछड़ों के लिए जो है वो विशेष प्रावधान, मतलब आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 15(5) कहता है SC, ST, OBC को शिक्षण संस्थाओं में जो है प्रवेश के लिए भी संरक्षण प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये तमाम बातें जो है वो आपको एक बेसिक नॉलेज के साथ में याद रखनी है। जब हम लोग अनुच्छेद 16 की बात करते हैं तो वो लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात करता है। लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरियों में समानता की बात, जो कि केवल जाति, मूल वंश, धर्म, ये धर्म है, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव, निवास स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा।
ठीक है, तो कोई भी नागरिक है उससे इस आधार पर भेदभाव नहीं होगा। बाद में अनुच्छेद 16(3) के अंदर यह लिख दिया गया कि निवास स्थान के आधार पर भेदभाव जो है वो किया जा सकता है। क्योंकि कई बार आप लोग देखते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो, जैसे हम लोग कहते हैं कि जो पिछड़े हुए क्षेत्रों में रहते हैं, है ना, जो ट्राइबल एरियाज है वहां पर रहते हैं, तो निवास स्थान के आधार पर भेदभाव कर सकते हैं। अनुच्छेद 16(4) कहता है कि अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि महिलाओं को पर्याप्त मात्रा में आरक्षण नहीं था संसद में, इसलिए बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। अब देखिए कि 1953 के अंदर एक आयोग गठित किया गया, काका कालेलकर आयोग, जिसने सबसे पहले कहा कि ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन जब इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत की तो ये रिपोर्ट जो है वो लागू नहीं हो पाई। इसके बाद में 1979 में मंडल आयोग गठित हुआ, जिसने अपनी रिपोर्ट 1980 के अंदर दी, लेकिन मंडल आयोग की सिफारिशें भी जो है वो लागू नहीं हो पाई थी। इन्होंने कहा था कि ओबीसी को आरक्षण देना बिल्कुल सही है, लेकिन लागू नहीं हो पाया था। फिर 1990 के अंदर वीपी मंडल जो थे उन्होंने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया था और ओबीसी को आरक्षण दे दिया गया था। इससे जनरल वर्ग जो है, सामान्य वर्ग, वो काफी हतोत्साहित हुआ था और सड़कों पर वो लोग आ गए थे। इसलिए 1991 के अंदर नरसिम्हा राव की जो सरकार थी उन्होंने जनरल कैटेगरी को भी आर्थिक आधार पर आरक्षण दे दिया था। फिर इस चीज को चैलेंज किया गया था 1992 के इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के केस में। 1992 के अंदर उसमें कहा गया था कि एससी, एसटी, ओबीसी को जो आरक्षण दिया गया है वो सामाजिक और आर्थिक आधार पर, पिछड़े आधार पर दिया गया है, लेकिन जनरल कैटेगरी को आरक्षण जो है वो असंवैधानिक है, इसलिए रद्द किया जाता है। यह भी कहा गया कि 50% की अधिकतम सीमा है वो क्रॉस नहीं होनी चाहिए। ये इंदिरा साहनी वाद के अंदर जो है वर्डिक्ट दिया गया था। आप लोग याद रखना कि अगर आरक्षण के आधार को पूछे तो अनुच्छेद 15 और 16 जो है वो आप लोग जरूर याद रखना। फिर देखिए अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत है। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। अस्पृश्यता मतलब अस्पृश्यता को संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। चाहे अस्पृश्यता हो, अनटचेबिलिटी हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, ऐसे शब्दों को संविधान के अंदर कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। इसके लिए नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 लाया गया था ताकि अस्पृश्यता का अंत हो सके। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम भी 1989 के अंदर लाया गया था। अस्पृश्यता को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। तो ये दोनों के वर्ष जो है ना, ये आप लोग बड़े अच्छे से याद रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद में अनुच्छेद 18 कहता है कि उपाधियों का अंत। देखिए राजा महाराजों की जो उपाधियां थी उनका हमने अंत किया, क्योंकि सभी लोग जो है वो समान हैं, लेकिन सेना और शिक्षा संबंधी जो सम्मान के अलावा कोई भी उपाधि जो है वो धारण नहीं कर सकता है। तो उपाधियों का अंत जो है वो किसमें है? अनुच्छेद 18 के अंदर है। तो ये जो है वो हमने समानता के अधिकार देख लिए हैं। आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। इससे अगले लेक्चर में हम लोग तमाम जो मूल अधिकार है उनको समाप्त कर लेंगे। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले कंटेंट में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।